दोस्तों, हम इंसान लगातार इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम अपने प्यारे ग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो जब ये धरती खत्म होगी तो क्या पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी या फिर हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर वहाँ एक नई दुनिया बसा लेंगे? अगर आज के समय के हिसाब से बात करें तो हम इस धरती को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते, लेकिन फ्यूचर में हम इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ही लेंगे कि हम अपने मून या फिर मार्स पर जाकर बस सकें। और इलॉन मस्क और उनके जैसे दूसरे बड़े विजनरीज के मुताबिक अगर हमने जल्दी ही इस धरती को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो मार्स या चांद पर जाकर रहने के अलावा इंसानों के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मार्स, मून या कहीं और? लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों जगहों पर लाइफ पॉसिबल है भी या फिर हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर रहे हैं? मतलब क्या हम वहाँ जी सकेंगे? चांद पर लाइफ की पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ जिससे हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकें कि हाँ, हम चांद पर जिंदा रह सकते हैं। चंद्रयान 1 ने वहाँ पर पानी को ढूंढा था, लेकिन किस फॉर्म में? पत्थर की फॉर्म में। लेकिन जैसे जैसे हम अपने मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी दिखने लगी है। हाँ, अभी वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ की कंडीशंस फ्यूचर में लाइफ को सपोर्ट कर सकती है। तो क्या हम इंसान की अगली डेस्टिनेशन मंगल ही होने वाली है? और क्या वहाँ पर धरती के सारे इंसान रह सकेंगे? आज की वीडियो में मैं और आप, हम दोनों मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस अनोखे सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अर्थ और मार्स के साइज को कंपेयर कर लेना चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि हमारा फ्यूचर घर आज के घर से कितना छोटा या कितना बड़ा होने वाला है। साइज के हिसाब से हमारी धरती सोलर सिस्टम में 5th नंबर पर आती है और इसका टोटल सरफेस एरिया 51 करोड़ 72,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि मार्स सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है और इसका टोटल सरफेस एरिया 14 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास है। मतलब ये धरती का 30% भी नहीं है। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि धरती का 71% एरिया पानी से भरा हुआ है, जहां हम रह नहीं सकते, लेकिन इस पानी के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो क्या मार्स में सिर्फ जमीन ही है और क्या वहां कोई भी ओशियन नहीं है? फिलहाल तो मार्स पर सिर्फ जमीन ही है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि एक समय पर मार्स की 30% जमीन पर समुद्र हुआ करता था। ये सिर्फ एक एस्टिमेट नहीं है, बल्कि 1976 में नासा के वाइकिंग मार्स प्रोग्राम से लेकर अब तक लॉन्च किए गए मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में इसके एविडेंस मिल चुके हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि शायद मार्स की सरफेस के नीचे आज भी वो ओशियन किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। अब अगर हम वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को तलाश कर रहे हैं तो उस वाटर को हमें कंसीडर तो करना ही होगा, लेकिन हम रहेंगे तो जमीन पर ही। इसीलिए अगर सिर्फ लैंड एरिया को कंपेयर किया जाए तो अर्थ का टोटल लैंड एरिया करीब 14 करोड़ 89 लाख एंड 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है और मार्स का टोटल लैंड एरिया करीब 10 करोड़ 13 लाख 58,950 स्क्वायर किलोमीटर्स है। मतलब हम मार्स को अर्थ का लगभग 68% मान सकते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग, है कि नहीं? मतलब साइज में इतना छोटे होने के बावजूद ये अर्थ के मुकाबले उसका 68% लैंड होल्ड करता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अगर हम मार्स पर रहने की सोच रहे हैं तो क्या धरती के सभी लोग मार्स पर रह पाएंगे? और अगर नहीं तो सवाल ये उठता है कि मार्स पर टोटल कितनी पॉपुलेशन बच सकती है? अगर बात करें धरती की तो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन करीब 750 करोड़ के आसपास है और इस हिसाब से धरती की पॉपुलेशन डेंसिटी 50% पर स्क्वायर किलोमीटर्स के बराबर है। मतलब धरती पर हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 50 लोग रहते हैं। अगर हम इसी पॉपुलेशन डेंसिटी को मार्स पर भी मेंटेन कर पाते हैं तो वहाँ पर लगभग 510 करोड़ लोग आसानी से रह पाएंगे। लेकिन ये बात तो हम सबको पता है कि सिर्फ इतने ही लोग, मतलब सिर्फ 50 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में नहीं रहते। धरती पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये बहुत ही कम है।
अगर बात करें हमारे देश भारत की, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी करीब 369 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस एस्टिमेट से तो मार्स पर करीब 3700 करोड़ लोग भी आसानी से बस सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मोनाको नाम के देश की है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। यहाँ हर एक स्क्वायर किलोमीटर में करीब 26,150 लोग रहते हैं। मतलब आप ये देख रहे हो पूरे धरती पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 50 लोग। लेकिन इस देश में एक स्क्वायर किलोमीटर में यानी उतने ही एरिया में 26,150 लोग रहते हैं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद भी यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है, क्योंकि यहाँ का टोटल लैंड एरिया सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर ही है। खैर, अगर मोनाको की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखें तो मार्स पर करीब 2.5 लाख करोड़ लोग आसानी से फिट हो सकते हैं, और इस तरह से तो धरती पर भी करीब 3.8 लाख करोड़ लोग आसानी से बच सकते हैं। लेकिन क्या कोई भी प्लेनेट इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाएगा? बिना इफ और बट के इसका आंसर है नहीं। किसी भी अर्थ साइज प्लेनेट पर इतने रिसोर्सेज हो ही नहीं सकते कि वो इतनी हाई पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए। पर हमें इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन करना भी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया की पॉपुलेशन करीब 970 करोड़ के लगभग हो जाएगी, और साल 2100 तक ज्यादा से ज्यादा ये 1100 करोड़ तक होगी। अगर हम उस टाइम तक मार्स पर जाकर रहने की कोई टेक्नोलॉजी पा लेते हैं तो पर स्क्वायर किलोमीटर करीब 100 लोगों के हिसाब से भी धरती की पूरी पॉपुलेशन मार्स पर आसानी से फिट हो जाएगी। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, और इससे हमें वहाँ रहने में और हमारे रिसोर्सेज में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो इस सारे एक्सप्लेनेशन से ये कंक्लूजन निकलता है कि मार्स पर धरती की सारी पॉपुलेशन बहुत ही आसानी से फिट हो सकती है, और कहे तो उससे ज्यादा भी हो सकती है इन केस अगर हो जाए तो। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी प्लेनेट को अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ वहाँ पर पहुँच जाना और अपनी सारी पॉपुलेशन को वहाँ तक पहुँचा देना ही काफी नहीं है। हमें वहाँ अपनी लाइफ की हर सेकंड को बिताना है, और इसके लिए हमें इस बात को भी एनालाइज करना होगा कि वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, और क्या वहाँ हमें जीने की वो सारी चीजें मिल पाएंगी जिनकी हम इस धरती पर कदर भी नहीं करते और जिनको हम बिना सोचे समझे बर्बाद करते रहते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी धरती गोल्डीलॉक्स जोन में आती है, मतलब यहाँ लाइफ को सस्टेन करने के लिए टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, न ज्यादा गर्मी और न ही ज्यादा ठंडी। पर गोल्डीलॉक्स जोन के एक्सप्लेनेशन की अलग अलग थ्योरीज की माने तो मार्स को भी एक हैबिटेबल जोन में रखा गया है। मतलब मार्स पर भी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम इंसान जिंदा रह सकते हैं। मंगल का एवरेज टेम्परेचर करीब -63 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें अर्थियंस यानी कि हम धरतीवासी का रह पाना बेहद ही मुश्किल है। अगर बात करें यहाँ के मैक्सिमम टेम्परेचर की तो वो है 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्थ इंडिया का एक नॉर्मल सनी डे। इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि मार्स अर्थ के कंपैरिजन में काफी ठंडा है, और यहाँ रहने का सपना देखने से पहले हमें इसके टेम्परेचर के बारे में भी कुछ न कुछ सोचना होगा। मंगल पर केवल 0.146% ऑक्सीजन है, जो इतने सारे लोगों के लिए बेशक काफी नहीं है। इसकी तुलना में वहाँ पर 95.97% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो लाइफ की पॉसिबिलिटी खोज रहे इंसानों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। हम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड का आखिर करेंगे क्या? हम तो इस धरती की 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड से ही इतने ज्यादा परेशान हैं, तो वहाँ पर तो ये नंबर 95% से भी ऊपर है। वेट अ मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वहाँ पर प्लांट्स उगा सकें और उन प्लांट्स की हेल्प से वहाँ पर खुद ब खुद ऑक्सीजन आ जाएगी? वैसे तो यहाँ बहुत सारे इफ्स और बट्स हैं, लेकिन मान लो, सिर्फ मान लो अगर इसका जवाब हाँ है, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें मंगल ग्रह की मिट्टी को एनालाइज करना होगा। मैं आपको बता दूं कि नासा के स्पेस प्रोब ने आज तक मार्स पर जो भी कुछ रिसर्च करी है, इससे ये बात तो क्लियर है कि मार्स की जमीन प्लांटेशन के लिए फिलहाल तो सही नहीं है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात ये निकल कर सामने आती है कि मार्स की सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर्स की प्रेजेंट पाई गई है, और यही नहीं, इसमें कई ऐसे केमिकल्स भी प्रेजेंट हैं जो पेड़ पौधे लगाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके एविडेंसेस हमें 21st सेंचुरी में मार्स के एक्सप्लोरेशन पर गए नासा के रोवर्स ने दिए हैं, और पिछले साल के नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने भी इसी तरफ इशारा किया था।
इस वीडियो में मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि साइंटिस्ट का मानना है कि एक समय था जब मंगल की 30% सरफेस पर ओशियन यानी कि समुद्र थे और वो लिक्विड फॉर्म में ही थे। तो ये भी हो सकता है कि आज भी मार्स की अपर सरफेस के नीचे वो समुद्र कहीं न कहीं हो और ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस इस बात में ये भी ऐड करती है कि हो सकता है कि वहाँ माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट भी कर रही हो। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि मंगल पर पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी और वो लाइफ आज धरती पर एग्जिस्ट करने वाली लाइफ जैसी ही थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मंगल आज उस फेज में है जब वहाँ पर लाइफ का इवोल्यूशन हो रहा हो, जैसा कि कई करोड़ों साल पहले अर्थ पर हुआ था। अब अगर हम मंगल पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को निकालने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि यार ना तो वहाँ पर पानी है, ना ऑक्सीजन, ना ही सूटेबल टेम्परेचर। वहाँ का एटमॉस्फेयर धरती के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में सिर्फ 1% ही है। ओजोन लेयर के ना होने की वजह से हम सन की हार्मफुल रेडिएशन से भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर हम इस बात को कंसीडर करें कि मार्स इवोल्यूशन के फेज में है और शायद पास्ट में वहाँ पर लाइफ थी या फिर आने वाले फ्यूचर में वहाँ पर लाइफ होगी, तो ये सारी चीजें वहाँ के लिए काफी कॉमन है और ये कंडीशंस समय के साथ चेंज जरूर होंगी। हम इंसान भी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल की इवोल्यूशन को और सही दिशा में ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात है ऐसे प्लेनेट को ढूंढने की जहाँ हमारी फ्यूचर जनरेशन रह सके। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान अपनी पूरी लाइफ उस जगह की रिसर्च के लिए लगा रहे हैं जहाँ हम अपनी लाइफ में तो कभी जाएंगे ही नहीं। हम ये काम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम दूसरे प्लैनेट्स में लाइफ की पॉसिबिलिटीज ढूंढने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है धरती को बचाने की तो बहुत से देश इस काम के लिए पीछे हो जाते हैं। अच्छी बात तो ये है कि हमारा भारत ऐसे देशों में नहीं आता और हमने दोनों ही फैक्टर्स को इक्वली कंसीडर किया हुआ है। खैर, मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर देना। साइंस से रिलेटेड ऐसे ही दिलचस्प और नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।